हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग आपकी एनसीईआरटी का 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 समाज का बोध, जो कि आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है समाज का बोध, उसके चैप्टर 2 को करने जा रहे हैं, जो कि है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। तो इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की थी और आज के इस सेशन में हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हम बता रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की जा चुकी है, इसको आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे कि समाज में जो व्यवस्था होती है उसको किन आधारों पर समझा जाता है और सामाजिक व्यवस्था होती क्या है। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, जैसे कि हम मान लेते हैं, ये देखिए आपका शरीर है, ठीक है। तो ये शरीर की तुलना हम एक तरीके से समाज से करते हैं, ठीक। ये आपका शरीर है और ये शरीर के आपके वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख है, पेट है और आपके और भी जो भी बॉडी पार्ट्स हो गए, है ना। तो ये सारे मिलके आपका एक जो है संगठित रूप में आपके शरीर की संरचना को आकार प्रदान करते हैं, ठीक। तो यानी कि अगर आपका हाथ, पैर, आँख, मुंह, नाक, ये सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे शरीर जो है एक सिस्टम है, अपने आप में शरीर एक व्यवस्था है। तो ठीक इसी तरीके से समाज को भी समझा जाता है, यानी कि बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं जिनको कि हम सामाजिक संस्थाएं कहते हैं या आप संरचना भी कह सकते हैं। तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है। तो इन सामाजिक संस्थाओं से मिलके, जैसे सामाजिक संस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं हम, तो ये आपका, ये मान लीजिए समाज है। तो समाज को यहाँ पे हम एक व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं और इसके जो अंग हैं उनको हम कह रहे हैं कि आपकी ये सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, और इसके साथ साथ में सामाजिक संस्थाओं के हम जैसे कुछ अलग से पार्ट्स करें तो उनको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है। तो ये सारी संस्थाएं मिलकर समाज के ढांचे का निर्माण करती हैं। यानी कि अगर हम समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो ये सारी चीजें उसके अंग हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के वेरियस पार्ट्स हो गए आपके परिवार, विवाह, नातेदारी, यानी कि ये सब मिलके आपको एक व्यवस्था देंगे जिसको कि हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था समाज में किस तरीके से बनती है और इसका बने रहना क्यों जरूरी है और ये किस प्रकार जो है इसका फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सामाजिक व्यवस्था को समझा कैसे जा सकता है, किसी समाज में व्यवस्था है कि नहीं है, क्या है, उसको समझने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए, सामाजिक व्यवस्था को जानने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा सामाजिक परिवर्तन भी जानना पड़ेगा। जब तक आप सामाजिक परिवर्तन नहीं समझेंगे तब तक सामाजिक व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण समझिए कि आप ये देख रहे होंगे, ये व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं पूरे तरीके से, तो ये हम कह सकते हैं कि ये पूरा व्हाइट है, यानी कि इसको हम अगर एक व्यवस्था मान लें, ठीक है। तो व्यवस्था अगर हम इसको एक मान लेते हैं तो अभी जब तक आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे तब तक आप इस व्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। यानी कि अगर कोई चीज़ जैसी है वैसी ही बनी रहेगी तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे कि उसमें मतलब अगर जब तक हम परिवर्तन नामक तत्व को उसमें इंसर्ट ना करें। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया संस्था, तो हमने यहाँ पे संस्था लिखा तो जाहिर सी बात है ये पूरा जो आपका बोर्ड है वो व्हाइट है। तो बोर्ड व्हाइट है, अगर हमने इसमें आपने बीच में कुछ हमने लिख दिया
तब आप उस चीज़ को देख के समझ पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं। यानी कि परिवर्तन को समझने के लिए, ठीक है, परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हमको उसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जब तक ये व्हाइट बोर्ड पूरा सफ़ेद था तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब ये है क्या, यानी कि ये पूरी एक व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही इसमें हमने परिवर्तन को इंसर्ट किया, परिवर्तन को हमने इसमें डाला, तैसे आपको उसी समय आपको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी कि व्यवस्था में कोई चेंजेज आए हैं। तो व्यवस्था आपको तभी समझ में आई जबकि आप परिवर्तन को आपने जाना, परिवर्तन को आपने देखा, तभी आपको व्यवस्था समझ में आई। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है। तो यहाँ पे अब एक चीज ये आप देखेंगे कि कोई भी समाज हो तो समाज जो है सामाजिक व्यवस्था, यानी कि सामाजिक व्यवस्था की बात हम करते हैं तो एक अर्थों में आप इसको कह सकते हैं कि यथास्थिति, यानी कि यथास्थिति की बात है। यानी कि कोई भी समाज हो वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, यानी कि समाज में यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है। अब समाज में यथास्थिति को बनाए क्यों रखना चाहता है, ठीक है, तो यानी कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे ऐसा समाज का मानना है, यानी कि समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनी रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था बनी रहे ये ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, तो ये समाज के अस्थायित्व के कारण, यानी कि समाज का अस्थायित्व बना रहे इसलिए लोग चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जिस तरीके से काम कर रही है उसी तरीके से बनी रहे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अस्थायित्व, समाज का अस्थायित्व बनाए रखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि समाज का अस्थायित्व क्यों बना रहता है। तो इसके अस्थायित्व बने रहने के, समाज का अस्थायित्व बने रहने के मुख्य रूप से दो कारण हैं। तो उन कारणों की चर्चा हम करते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि समाज के अस्थायित्व का क्या कारण है, यानी कि समाज अगर व्यवस्था बनी हुई है तो उसके अस्थायित्व के लिए क्या क्या समाज में जिम्मेदार चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्तरीकरण, यानी कि समाज में आप देखेंगे कि स्तरीकरण की व्यवस्था प्रत्येक समाज में पाई जाती है, चाहे वो आधुनिक समाज हो, औद्योगिक समाज हो, चाहे जनजातीय प्राचीन समाज हो, कृषक समाज हो, कोई भी समाज हो, उसमें किसी न किसी आधार पे आपको स्तरीकरण की व्यवस्था देखने को मिलेगी। और स्तरीकरण की चर्चा हम लोग पहले पिछले अध्याय में भी कर चुके हैं। तो स्तरीकरण हम देखिए इसके मुख्य स्वरूप को आपको बताते हैं कि अगर स्तरीकरण देखा जाए तो मुख्य रूप से किन स्वरूपों की चर्चा की जाती है स्तरीकरण के अंतर्गत। तो यहाँ पे स्तरीकरण में हम मुख्य रूप से देखते हैं, हम तीन चीजों की चर्चा करते हैं, यानी कि आर्थिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण और राजनीतिक स्तरीकरण, तीन चीजों की चर्चा करते हैं। तो आर्थिक स्तरीकरण कहने से हमारा अभिप्राय यह है कि समाज में जो व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति होती है, यानी कि जो उसके पास धन संपदा होती है, उस स्थिति में यानी कि किस समूह के पास धन संपदा की मात्रा ज़्यादा है, चाहे वह उसकी ज़मीन जायदाद हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी हो, तो वो हम आर्थिक विभाजन उसका देखते हैं। और सामाजिक स्तरीकरण का मतलब ये होता है कि समाज में किस व्यक्ति की प्रतिष्ठा ज़्यादा है, किस व्यक्ति की प्रेस्टीज किस समूह की ज़्यादा है, वो सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत आता है। यानी कि समाज में आपकी हैसियत क्या है, स्थिति क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति
की बात होती है, जिसको कि मुख्य रूप से हम लोग आपके जाति वर्गीकरण में देख सकते हैं। यानी कि जब हम जाति की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा में जाति को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा आपका तीसरा है राजनीतिक स्तरीकरण। तो राजनीतिक स्तरीकरण आपका शक्ति से जुड़ता है, यानी कि किस समूह के पास कितनी अधिक शक्ति है, कितनी ज़्यादा शक्ति है। तो जिस समूह के पास जितनी अच्छी ज़्यादा शक्ति होगी, जितनी मात्रा में उसकी, वो अपना समाज में उसका उतना वर्चस्व रहेगा। तो ये स्तरीकरण की जो व्यवस्था होती है, ये समाज में देखने को मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, तो वो उसी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि अस्थायित्व के क्या कारण होते हैं। तो हमने बताया कि स्तरीकरण होता है। तो स्तरीकरण से मतलब क्या हुआ, यानी कि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तरीकरण। तो यानी कि समाज में जो व्यक्ति जिस स्तर पर है, अगर वो उच्च स्तर पर है तो वो सोचेगा कि हमारी जो उच्चता है समाज में, उच्च स्तर पर जो हम रहते हैं, हैसियत है, वो हमारी समाज में बनी रहे। तो स्तरीकरण की व्यवस्था को वो हमेशा बनाए रखना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि समाज में अगर कोई व्यक्ति ऊंचा है तो वो कभी नीचे नहीं आना चाहता, इस नाते वो उसी व्यवस्था का सपोर्ट करता है जिसमें उसका लाभ होता है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, प्रभावशाली वर्ग का प्रभुत्व। तो जाहिर सी बात है कि समाज में जो वर्ग प्रभावशाली है, जो उच्च स्थिति को प्राप्त है, वह समाज की व्यवस्था को में परिवर्तन को सम्मिलित नहीं होने देता है। यानी कि समाज में जो वंचित समूह है, यानी कि एक तो है जिसके पास हर चीज से संपन्न है, और दूसरा समूह जो है वो वंचित समूह है। तो वंचित समूह क्या चाहता है, वंचित समूह चाहता है कि समाज में व्यवस्था का परिवर्तन हो, लेकिन जो प्रभावशाली वर्ग होता है वो चाहता है कि जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था चलती रहे, क्योंकि ये जो है ये वर्तमान व्यवस्था इसके हित में होती है। वर्तमान व्यवस्था प्रभावशाली समूह के हित में होती है, और जो वंचित समूह होता है ये चाहता है परिवर्तन हो। क्यों परिवर्तन चाहता है, क्योंकि समाज के जो संसाधन है, समाज में जो सामाजिक आर्थिक जो स्टेटस है, स्थितियां हैं, ये इनको अपने पक्ष में करना चाहता है वंचित समूह, ठीक है। और जो कि समाज में अच्छी स्थिति में है, ठीक है, वो प्रभावशाली प्रभुत्वशाली समूह है, वो चाहता है कि समाज जिस स्थिति में है, सामाजिक व्यवस्था वैसी ही बनी रहे, क्योंकि इसमें इनका हित होता है। तो ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो प्रभावशाली वर्ग होता है वो अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी भावनाओं को वो पूरा करने में सक्षम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास अन्य संसाधन भी होते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सामाजिक रूप से मजबूत होगा, इसकी राजनीतिक पकड़ भी होगी। तो ये सारी चीजें इसके पक्ष में रहती हैं। तो ये प्रभावशाली वर्ग कहीं ना कहीं परिवर्तन को रोकने में, परिवर्तन को दबाए रखने में सक्षम हो जाता है। तो समाज के अस्थायित्व के मुख्य रूप से आप ये दो कारणों की चर्चा कर सकते हैं कि इन दो कारणों की वजह से समाज में अस्थायित्व बना रह सकता है। यानी कि स्तरीकरण और प्रभावशाली वर्ग का जो प्रभुत्व है, इन वजहों से समाज में आपका अस्थायित्व बना रहता है, जो कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सामाजिक व्यवस्था का मतलब ही कहने का है कि हम यहाँ पर अस्थायित्व की चर्चा करते हैं। अगर चलिए ठीक है, थोड़ा सा भी और इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की सामाजिक व्यवस्था के अस्थायित्व की बात कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे हमने देखा कि हमने स्तरीकरण की चर्चा की कि स्तरीकरण जो है सामाजिक व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए काम करता है, और प्रभावशाली वर्ग जो है वो अपनी स्थिति को हमेशा उसी रूप में बनाए रखने के कारण भी सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो इसमें कुछ चीज़ें और हैं, उनको भी हम साथ में ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे नियमों का पालन,
हम यहाँ पे कहते हैं कि नियमों का पालन। तो नियमों का पालन तो ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है बाध्यतामूलक, ठीक है, और दूसरा होता है स्वेच्छामूलक। तो हम देखते हैं कि समाज में जो है कुछ नियम है, समाज के कुछ नियम हैं, और इन नियमों का पालन करने से ही सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है। ये नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। अब क्या होता है कि ये नियम आप जो है समाजीकरण के माध्यम से सीख सकते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं स्वेच्छामूलक। यानी कि अब आप लोग देखेंगे समाजीकरण की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको ब्रीफ में इसका वो दे देंगे। तो अब देखिए, इस पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले स्वेच्छामूलक समझ लेते हैं। स्वेच्छामूलक कहने से आशय यह है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सामान्य नियम होते हैं, जिनसे कि जो व्यवस्था में अपना उसके अनुरक्षण में योगदान देते हैं। जैसे कोई भी नियम बनाया गया है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक या राजनीतिक रूप से, उन नियमों को हमको उसका पालन करना होता है। उन नियमों के पालन करने से समाज में कोई व्यवधान नहीं आता है और व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। जैसे हम अगर उदाहरण स्वरूप देखें, जैसे आप ये देखिए यातायात के नियम हैं, ठीक है, तो यातायात के नियम है, अगर आप यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो समाज में रोड के एक्सीडेंट नहीं होंगे, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये यातायात के नियम हो गए। अब देखिए आपका जैसे विवाह के नियम हो गए, है ना, तो विवाह के नियमों का आप पालन करेंगे तो समाज में जो है स्थिरता बनी रहेगी, समाज में किसी तरीके का व्यवधान या ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरीके से यातायात का नियम है, विवाह का नियम है ना, आर्थिक नियम है। आर्थिक नियम का मतलब क्या है, सरकार जो है हमारे आर्थिक विकास के लिए टैक्स वगैरह के माध्यम से और भी बहुत सारी योजनाओं को लागू करती है, तो हमको समय से टैक्स देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके के आर्थिक नियम है, सामाजिक नियम है और राजनीतिक नियम है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार होता है, तो अपने अधिकार का उसको पालन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ आपके जो नियम बनाए गए हैं, चाहे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं, चाहे समाज द्वारा बनाए गए हैं। समाज द्वारा बनाए गए नियमों में आप कह सकते हैं कि नैतिकता का पालन करना चाहिए, तो ये आपके सामाजिक नियम हैं, ठीक है। तो सामाजिक मूल्य हैं, तो जो भी सामाजिक मूल्य हैं, प्रतिमान हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनका पालन करते हैं तो समाज में व्यवस्था को बनाए रखने में ये योगदान करते हैं, ठीक है। अब इनके अगर आप लोग यही नियम जो है नहीं मानते हैं तो उसके लिए सरकार क्या करती है, आपके लिए इन नियमों को मानने के लिए आपको बाध्य करती है, यानी कि मजबूर करेगी। तो जब आप स्वेच्छा से नहीं मानेंगे कोई बात तो आपको मजबूर किया जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, ठीक है, कानून बनाया है, दंड का विधान किया है, आपको दंड दे सकती है, जेल हो सकती है, ठीक है, कुछ भी यानी कि सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके के सरकार ने प्रावधान बनाए हैं। तो कहने का आशय यह है कि सामाजिक व्यवस्था अगर आप स्वेच्छा से उन नियमों को मानते हैं तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, स्वेच्छा से नहीं मानते हैं तो बाध्यतामूलक तरीकों से आपको मनवाना पड़ेगा, जो कि राज्य या सरकार द्वारा आपके ऊपर ये बाध्यकारी कानून है उनको अप्लाई किया जाएगा, जिनके माध्यम से आपको फिर मजबूरन उन चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने, व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे आपका चर्चा की थी, स्वेच्छामूलक में भी हमने आपको बताया था, यहाँ पे समाजीकरण की चर्चा की थी। तो हमने कहा था कि आपको अभी हम बताएंगे कि समाजीकरण क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसका परिचय दे देंगे। तो समाजीकरण कहने का मतलब ये है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है। यह कैसी प्रक्रिया है, व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और किस तरीके की है, सामाजिक सीख की प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है। यानी कि व्यक्ति जब छोटा बच्चा पैदा होता है उस समय से लेके जब तक बच्चा पूरे जीवन भर कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहता है। यानी कि कुछ भी हम सीखते हैं, चाहे
अपने घर में सीख रहे हो, स्कूल में सीख रहे हो, रास्ते में सीख रहे हो, कहीं भी कुछ सीखते हैं तो वो हमारे समाजीकरण का अभिन्न हिस्सा होता है। तो इसको हम कहते हैं सामाजिक सीख की प्रक्रिया। तो सामाजिक सीख की प्रक्रिया ही आपका समाजीकरण होती है। तो आप देखते होंगे कि परिवार में आपको सिखाया जाता है कि आप बड़ों से कैसे बातचीत करेंगे, है ना, बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, परिवार में लोगों की बात माननी चाहिए, सड़क पे बाएं चलना चाहिए, और समाज में लोगों का किस तरीके से अभिवादन किया जाता है, सम्मान किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी काम को करने का तरीका क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें आपको परिवार में या स्कूल में कहीं भी सिखाई जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से समाजीकरण है। तो समाजीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको क्यों सिखाई जा रही हैं, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। यानी कि जैसे समाज चल रहा है उसको उसी अनुरूप चलाने के लिए हमको इन चीज़ों को जानना जरूरी है। तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उसी तरह चलती रहे, इसलिए समाजीकरण के माध्यम से हम चीज़ों को अपने बचपन से ही, अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से समाजीकरण भी कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा कि जैसे समाजीकरण, हमने कहा कि समाजीकरण व्यक्ति की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सामाजिक सीख की प्रक्रिया है। लेकिन आप एक चीज़ और जानिएगा कि व्यक्ति जो है वो कोई रोबोट नहीं होता है, यानी कि किसी रोबोट की तरीके से कि आप उसको कमांड दे दीजिए वो उसी तरीके से काम करेगा, इस तरीके से व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्ति जो होता है उसमें मानसिक चेतना होती है, वह खुद भी चीज़ों को जोड़ घटा कर सकता है, समझ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग वह उन चीज़ों को वैसा ही मानने के लिए बाध्य नहीं होता है जैसा कि उसमें उसको सिखाया या बताया गया है, वह उसमें परिवर्तन भी कर लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि समाजीकरण द्वारा अगर हमने सारी अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग समाज में जो कुछ ऐसा भी व्यवहार करते हैं कि जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं होता है। जैसे क्या होता है, चोरी है, अपराध है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे समाजीकरण में आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं अपना विघटनकारी योगदान देते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के विघटन का काम ये सब करते हैं। तो लेकिन व्यक्ति इन चीज़ों को भी सीख जाता है। और क्या होता है, और हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि समय के साथ जो है, समय के साथ भी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। यानी कि कोई चीज़ समय के साथ में अगर आज वो प्रासंगिक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ समय बाद प्रासंगिक हो। तो ये भी हो सकता है कि कुछ समय बाद वो प्रासंगिक थी और फिर आगे चल के वो अप्रासंगिक हो जाए। यानी कि समय के साथ में उसकी वैधता में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की। सामाजिक व्यवस्था के बाद में आपका उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसी चैप्टर का अगला टॉपिक है जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे प्रभाव, सत्ता, कानून। यानी कि प्रभाव, सत्ता और कानून की बात करेंगे, जो कि आपके उसी चैप्टर का अगला हेडिंग है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।